नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज अमिताभ बच्चन की बात करूंगा मैं। अमिताभ बच्चन आज अपने 80वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। 11 अक्टूबर 1942 को उनका जन्म हुआ था और इस साल 11 अक्टूबर 2021 को वे जीवन के 80वें साल में प्रवेश कर जाएंगे। वे स्वस्थ हैं, काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी वे ऊंचाई फिल्म की शूटिंग करने के लिए नेपाल जा रहे हैं, जहां 12,000 फीट की ऊंचाई पर उन्हें शूटिंग करनी है। यह सूरज बड़जात्या की फिल्म है और अपने जीवन में भी वे इस ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं जहां से नीचे झांक कर देखें तो उन्हें अपना पूरा जीवन दिखाई पड़ेगा। लेकिन आज मुझे उनके बारे में एक ख़ास बात करनी है और वो ख़ास बात है कि 2006 में उनके पिताजी के जन्मदिवस के अवसर पर मैंने उनसे आग्रह किया था कि हम एक बातचीत करेंगे जो आपके पिताजी और आपके पिता के साहित्य और साहित्यिक अनुभव पर रहेगा और आप अपने पिता के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, इस पर केंद्रित होगा। पहले तो उन्होंने कहा कि आप मुझे सवाल भेज दीजिए। ज़्यादातर गैर फिल्मी इंटरव्यू के लिए वे सवाल मंगवा लिया करते थे। उनकी सचिव ने मुझे फ़ोन किया, बताया कि आप सवाल भेज दें। सवाल मैंने भेजा। सवाल भेजने के बाद उनका फिर से संदेश आया सचिव के तरफ से कि बेहतर होगा कि आप मिल लें। तो फिर ये मिलने की योजना बनी और मैं मान रहा था कि या तो जनक में या फिर जलसा में ये मीटिंग होगी। अमूमन वे यहीं दो जगहों पर मिला करते थे, पहले जलसा में फिर जनक में। लेकिन नहीं, उन्होंने इस बार प्रतीक्षा में बुलाया, जबकि वे प्रतीक्षा में नहीं बुलाते थे, छोड़ चुके थे। वहाँ कोई ऐसी सार्वजनिक गतिविधि नहीं करते थे। लोगों से मिलने जुलने का काम वे अपने नए दफ्तर जनक में करते थे और उसके पहले जलसा में किया करते थे। मैं जानता हूँ कि वे समय के पाबंद हैं और वे समय के पाबंद होने की वजह से दूसरों से भी यही पाबंदी की उम्मीद करते हैं। तो मैं बिल्कुल समय पर पहुँच गया था प्रतीक्षा में और पहुंचने के साथ वॉचमैन को पहले से खबर थी। वॉचमैन ने वहाँ पे जो सिक्योरिटी के स्टाफ थे उन्होंने मुझे पूरे आदर के साथ अंदर ले जाकर बिठाया और थोड़ी देर में अमिताभ बच्चन आए। हम लोग थोड़ी देर बैठकी में बैठे। फिर उन्होंने पता नहीं क्या सोचा कि कहा कि चलिए उधर पीछे अंगनाई की तरफ चलते हैं। अंगनाई मतलब जो पीछे सामने उनके एक लॉन था, लॉन के बगल में एक बरामदा था, उस बरामदे में उन्होंने मुझे बिठाया और फिर ये हमारी बातचीत हुई। इस बातचीत के मौके पर मैंने सोचा था कि ये ख़ास और अलग सी बातचीत है, तो मैं उन्हें क्या तोहफ़ा दे सकता हूँ। जैसे ज़िंदगी में लगभग सब कुछ हासिल हो, उसे क्या तोहफ़ा दिया जा सकता है, वो भी एक पत्रकार के द्वारा। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं उन्हें गोरख पांडे की लिखी कविता समझदारों का गीत भेंट करता हूँ। तो उसे मैंने प्रिंट करवाया 2 पन्नों में। वह कविता आई और मैंने वह कविता उन्हें भेंट की। इस कविता के बारे में मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन उस दिन मैंने देखा कि वे बगैर कवच के मुझसे बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, अपने पिता के बारे में बहुत ही श्रद्धा और मर्म के साथ, पूरे प्रेम और आदर के साथ बातें कर रहे हैं। उनके साहित्य के बारे में बातें कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हुई। अगर आप ये बातचीत पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसके डिटेल में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर के इसे देख सकते हैं, खोलकर पढ़ सकते हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि जब अगले दिन जिस कविता की मैं बात कर रहा हूँ, गोरख पांडे की समझदारों का गीत, उन्होंने अगले दिन पूरा अनुवाद किया अंग्रेजी में उसे और फिर अपने ब्लॉग पे डाला। वहाँ उन्होंने मेरा उल्लेख भी किया और
वह कविता पूरे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके गोरख पांडे की कविता उन्होंने डाली। आप चाहें तो उनके ब्लॉग पर जाकर के इसे 2006 की एंट्री में पढ़ सकते हैं। और इसका पता मुझे तब पता चला जब उन्होंने मेरे ब्लॉग का लिंक भी डाल दिया अपने ब्लॉग में, और अचानक मेरे यहाँ पाठकों की तादाद बढ़ गई। मैं देख रहा था कि ये पाठक आ कहाँ से रहे हैं, तो कुछ इंग्लैंड से थे, कुछ फ्रांस से थे, ज़्यादातर विदेशों से थे। और ये सारे पाठक उनके उस इंटरव्यू को पढ़ने आए थे। आज भी मुझे लगता है कि अगर इन दोनों इंटरव्यू का जो 2 किस्तों में छपा हुआ है चवन्नी चैप पर, अगर कोई अनुवाद कर दे तो उनके जो देश विदेश के प्रशंसक हैं जो हिंदी नहीं पढ़ सकते, उनको बहुत लाभ होगा। मुझे वह इंटरव्यू हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वहाँ पहली बार मैंने अमिताभ बच्चन को उनके पिता के सामने, पिता को याद करते हुए एक पुत्र अमिताभ बच्चन को देखा था। और कोई पुत्र अपने पिता की उपलब्धियों पर, जिसने खुद इतनी सारी उपलब्धियां हासिल कर ली हों, जिस आदर भाव के साथ, जिस प्रेम भाव के साथ बातें कर रहे थे, वह अनुकरणीय है। हम सभी अपने जीवन में अपने पिताओं को याद करते हैं, अपनी माता को याद करते हैं। उनके जीवन में उनके पिता का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है, और इस बात का उल्लेख उनके ब्लॉग में, उनके ट्विटर पर, उनके फेसबुक पर बार बार दिखाई पड़ता है, जहां वे अपने पिता की कविताओं को कोट करते हैं, पिता की बातों को उल्लिखित करते हैं। मैंने उनसे पूछा था कि आपके पिताजी ने एक बार लिखा था कि वे क्या क्या पुस्तकें अपने पुस्तकालय से लेकर भागेंगे अगर घर में आग लग गई तो। मैंने उनसे पूछा था कि आप क्या लेकर भागेंगे, तो उन्होंने कहा था अगर मेरे घर में आग लग गई तो मैं अपने पिताजी की रचनावली लेकर भागूंगा। और आपको अधिक आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उनके पिताजी की रचनावली, बच्चन ग्रंथावली, उनके पास हमेशा रहती है। चाहे वे शूट करने गए हों, विदेश गए हों, हमेशा उनके पास ग्रंथावली रहती है। सोने से पहले या कभी भी फुर्सत मिलने पर उनकी जब भी इच्छा होती है, कोई भी एक खंड निकालते हैं, वे उसके पन्ने पलटते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। वैसे उन्होंने अपने बेटे अभिषेक बच्चन को हिदायत दी थी कि पापा की आत्मकथा जरूर पढ़ लेना, जो 4 खंडों में है। और आपको चकित नहीं होना चाहिए, उन्होंने अपनी आत्मकथा में अपने बेटे को समर्पित करते हुए लिखा है कि अगर मेरे बेटे अमिताभ बच्चन ने अपनी आत्मकथा लिखी तो लोग मेरी आत्मकथा भूल जाएंगे, क्योंकि उसके जीवन में इतनी सारी घटनाएं हैं और अभी होने की संभावना है। मैंने जब बच्चन जी से पूछा क्या वे अपनी आत्मकथा लिखना चाहेंगे या लिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझ में वो क्षमता नहीं है और मैं नहीं लिख सकता। और अगर लिखा भी तो उसकी तुलना पिताजी की आत्मकथा से नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका लेखन सार्वकालिक है। और इस बात को वे अनेक शब्दों में अनेक तरीके से कहते थे। उनका कहना था कि मैं तो एक फिल्म स्टार हूँ, अभी बहुत पॉपुलर हूँ, जब तक जीवित हूँ काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे न रहने पर लोग मुझे भूल जाएंगे। जबकि पिता हरिवंश राय बच्चन को हजारों सालों तक याद रखेंगे, क्योंकि उन्होंने साहित्य रचा है। मैं अपने साहित्यकार मित्रों को भी याद दिलाना चाहता हूँ, जो लोग साहित्य निरर्थकता की बातें आजकल करते हैं, वे बहुत उदासीन हो चुके हैं अपने जीवन में, निराश हैं। उन्हें लगता है कि साहित्य लिखकर उन्होंने क्या किया, वे सभी जीवित रहेंगे अगर बच्चन जी की बात माने, क्योंकि साहित्यकार अपने साहित्य में हमेशा जिंदा रहता है और उसका साहित्य लौट कर आता है, बार बार आता है। यह बच्चन जी की बातों से भी जाहिर होता है। मैंने उनसे पूछा था कि उनके जीवन को, उनकी यादों को संजोने के लिए वे क्या कर रहे हैं। उनका कहना था मेरी योजनाएं हैं कुछ, हालांकि अभी तक 15 साल बीत चुके हैं उस बातचीत को।
अभी तक कोई योजना ऐसे नहीं दिखी है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। और आपको यह भी बता दूं कि वह अपना एक संग्रहालय तैयार कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के वे अकेले वाहिद एक ऐसे स्टार हैं जो अपने जीवन को पूरी तरह से डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। उनकी एक एक चीज़ रिकॉर्ड की जाती है, रखी जाती है। हम लोग जब इंटरव्यू देने जाते थे तो वह इंटरव्यू भी उनके यहाँ वीडियो रिकॉर्ड होता था। कल को न बच्चन जी रहेंगे न हम रहेंगे, लेकिन कोई उनकी लाइब्रेरी में हमारी चीज़ें, हमारी बातें सुन सकता है, देख सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा होगा। बच्चन जी भले ही कहते रहे हों कि लोग उन्हें भूल जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में उनके न रहने पर भी लोग उन्हें भूल जाएंगे, उन्हें हमेशा याद रखेंगे। वे अकेले हैं, उन जैसा न भूतो न भविष्यति। आज इतना ही। उनको फिर से मैं बधाई देता हूँ, आप सभी की तरफ से भी उनको बधाई देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वे लिखें। वे लिख रहे हैं, ब्लॉग में लिख रहे हैं, और मैं किसी भी नए उत्साही युवक से कहूँगा कि वह उनके ब्लॉग को पूरा पढ़े और चाहे तो एक जीवनी उसके आधार पर तैयार की जा सकती है, जो अमिताभ बच्चन की सबसे ऑथेंटिक जीवनी होगी। यह काम कोई विश्वविद्यालय भी कर सकता है, कोई पीठ भी कर सकता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कर सकता है, NFAI कर सकता है। किसी न किसी को आगे बढ़कर यह काम लेना चाहिए और करना चाहिए। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।